हेलो माय डियर क्यूटीज। सो आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन बेसिकली होता क्या है कि जब ब्लड प्रेशर क्या है कि जब जो ब्लड है वो हमारी आर्टरी की वॉल्स पर जब प्रेशर लगाता है उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब वो एक्सेस में चला जाता है तो वो हाइपरटेंशन कहलाता है। तो जैसे कि आप इसे ऐसे ज़्यूम कर सकते हैं कि कोई पाइप है, वहाँ से नॉर्मल पानी फ़्लो करता है, बट किसी दिन पानी का फ़्लो ज़्यादा हो गया तो वो पाइप कुछ टाइम तक होल्ड कर सकता है उस चीज़ को, बट एक दिन वो फट जाएगा। तो ऐसे ही है हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी पाइप्स जैसे कि आर्टरीज वेन्स होती हैं जिनमें से ब्लड फ़्लो करता है। अगर वो नॉर्मल चलता रहेगा तो हमारी बॉडी नॉर्मल रहेगी, बट अगर ब्लड फ़्लो ऐसे ही तेज़ रहा तो एक दिन वो बस्ट भी हो सकती हैं। इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। बीपी को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। और हमारी जो बाजू होती है उसमें एक ब्रेकियल आर्टरी होती है जिससे हम बीपी को मेजर करते हैं। आपने देखा होगा कि कफ हमेशा इधर क्यूबॉइटल साइड पे बांधते हैं ऊपर, और हम टेस्ट वगैरह सैंपल के लिए भी ब्लड उधर से ही लेते हैं, तो वो ब्रेकियल आर्टरी होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। अब वो दो टाइप्स का कंसिडर करते हैं हम, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो ईयर्स बाय ईयर्स बढ़ता है। मीन्स कि अगर स्टार्टिंग में कभी कभार अगर रेगुलर चेक रेगुलर नहीं, अगर कभी कभार ऐसे ही बीच बीच में चेक करा लिया और कभी वो हाइपरटेंशन, वो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ आ गया है, तो वो बंदे ना इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को कि कोई नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है, बट वो नॉर्मल नहीं होता। वही प्राइमरी हाइपरटेंशन वाली स्टेज बाद में सेकेंडरी हाइपरटेंशन की स्टेज बन जाती है। अगर हम प्राइमरी वाली स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट कर लें तो वो हमारे लिए बाद में उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी वो बाद में बन जाएगी हमारे लिए। तो इसलिए जो प्राइमरी हाइपरटेंशन वाली स्टेज है वो बहुत ही रिस्क वाली स्टेज होती है, मतलब कि रिस्क इन द सेंस कि वो रिस्क क्रिएट कर देती है बाद में वो स्टेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होता है कि जिसमें जो है ना हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से जो इंक्रीज़ हुआ हुआ हमें अपीयर हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। इस टाइम पे हमें एडिनल ग्लैंड्स, ट्यूमर्स, ये सब ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम और किडनी डिसीज़, थायराइड प्रॉब्लम्स, स्लीप में ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें हमें बाद में देखने को मिल सकती हैं। अगर रैंडमली हमने कभी अपना बीपी चेक करा लिया है और वो उस टाइम पे बढ़ा हुआ आ गया है तो उसे वाइट कोट हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। अब हम कॉजेज़ की बात करें तो ये चीज़ समझने की है कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा ब्लड प्रेशर, मतलब कि द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पंप्स, मतलब कि हमारा हार्ट कितने ब्लड को वो पंप कर रहा है और कितना जो ब्लड है वो आर्टरीज में जा रहा है। तो द मोर ब्लड द हार्ट पंप, जितना ज़्यादा ब्लड हमारा हार्ट पंप करेगा और आर्टरीज अगर नैरो हैं, मतलब कि उनमें ब्लड के जाने का स्पेस बहुत कम है, तो उस वजह से उस चीज़ पे हमारा ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा। अगर हमारी हार्ट आर्टरीज नैरो हैं और जो ब्लड है पंप करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करते हैं। बीपी में काफ़ी लोगों को ना ब्लड प्रेशर, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर होता है तो काफ़ी को सिम्टम नहीं आते, और काफ़ी को बहुत ही वर्स सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोगों को हेडेक होता है, हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, नोज़ ब्लीडिंग भी हो जाती है काफ़ी केसेस में, पसीना भी आता है। तो ये चीज़ें तभी होती हैं जब बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज आ जाती है हाइपरटेंशन की। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स बताई हुई हैं जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है वो हमने पीछे प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है कि 120/80, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक mmHg। ठीक है। तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हम किसे बोलेंगे जब ऊपर का ब्लड प्रेशर हमारा 120 से 130 के बीच में होगा, ये बॉटम है। ठीक है। और नीचे वाला जो है वो 80 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए इसमें इसने क्या बताया है कि 140 तो बॉर्डर लाइन है ही है, वो हम बता चुके हैं। ठीक है। तो 130 तक भी बंदे को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे नॉर्मल ठीक रहता है इस टाइम पे, कंडीशन इतना कुछ वर्स नहीं होती, बट फिर भी बंदे को हल्के में नहीं लेनी है ये चीज़। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्टेज हम किसे बोलेंगे जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला
जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 130 और 140 के बीच में होएगा, ठीक है, और नीचे वाला 80 और 90 के बीच में होगा। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है हाइपरटेंशन की। अब सेकंड स्टेज किसे बोलेंगे हम, जब हमारा बीपी टॉप नंबर इज़ 140 mm, जब ऊपर का ही बीपी 140 हो जाए और इससे ज़्यादा हो जाए, और नीचे वाला द बॉटम इज़ 90 तक या इसके आसपास हो जाए, तब बंदे की सेकंड स्टेज आ जाती है ब्लड प्रेशर की। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है एज। तो मतलब एज जो हाई रिस्क होता है ना हमारा हाई ब्लड प्रेशर का, वो एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे अबाउट एज ऑफ 64 हाई ब्लड प्रेशर जो है तो होता है ना, ये बहुत कॉमन होता है मेंस में, और फीमेल्स में ज़्यादातर 65 तक, इस एज तक आ जाता है, ठीक है। रेस में ज़्यादातर जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, रेस के अकॉर्डिंग ये ब्लैक पीपल्स को ज़्यादा होता है हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन एज़ कम्पेयर टू वाइट पीपल। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में ज़्यादातर अगर फैमिली में किसी को है तो नेक्स्ट आगे सिबलिंग्स या उनके बच्चों को होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी और ओवरवेट, ये तो सबको ही पता है, बहुत ही कॉमन है कि हाँ अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, वो मतलब ओबेसिटी का शिकार है, तो उसे ब्लड प्रेशर होना काफ़ी कॉमन है। लैक ऑफ एक्सरसाइज की कोई बंदा, उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, बस खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, बाहर का गंदा वगैरह सब कुछ खा रहा है, उसकी वजह से तो उसे 101% हाई बीपी की कंडीशन होगी। टबैको यूज़ और वेपिंग, टबैको च्यूइंग पीपल, ये सब जो होते हैं इन्हें भी ये सब चीज़ों के चांसेस रहते हैं हाई बीपी के। टू मच सॉल्ट, जो लोग सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं, जिनका लो पोटेशियम लेवल है, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं और जिनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उन्हें भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। सर्टेन जैसे कईयों को क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, जिसमें किडनी डिसीज़, डायबिटीज़, स्लीप एपनिया, ये सब कंडीशन आ जाती हैं। और लास्ट आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी सम टाइम्स हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है बहुत कॉमन है वो एडल्ट्स में, और एज वेल एज वो किड्स में भी बहुत कॉमन है, ठीक है। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें हाई बीपी की कंडीशन किडनी और हार्ट की वजह से रहती है, बट फॉर ग्रोइंग नंबर ऑफ किड्स हाई बी ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू लाइफस्टाइल हैबिट्स सच एज अनहेल्दी डाइट और अनहेल्दी फूड, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लिकेशंस। अब ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जो ब्लड प्रेशर है वो तो हम जान ही गए हैं कि वो क्या है, कि हाँ एक्सेसिव प्रेशर मतलब हाइपर टेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, कि जो एक्सेसिव प्रेशर है हमारी आर्टरीज की वॉल्स पे बाय द ब्लड, उस वजह से जो हो रहा है वो हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो उसकी वजह से बंदे को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हार्डनिंग और थिकनिंग हो रही है आर्टरीज़ की हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है और हमारे हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं हाई बीपी वाले लोगों को। एक कंडीशन है एनियोरिज्म। ये कौन सी कंडीशन होती है कि जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है कि वो हमारी ब्लड वेसल्स को वीक कर देता है और वो बल्ज कर जाती हैं, मतलब वो फट जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारी ब्लड वेसल को रप्चर कर रहा है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है ये कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वही हार्ट अटैक से जो हम पहले बात कर चुके हैं, कि हाई बीपी की वजह से हमें हार्ट फेलियर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आती है किडनी प्रॉब्लम्स। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है ब्लड वेसल्स जो है वो किडनी में भी जा रही हैं, वो नैरो और वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो जाती है। अब जो ब्लड वेसल्स है वो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, ऑब्वियसली सबको पता है ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है, तो कौन सी ही वेसल बचेगी अगर ऐसा हाई बीपी की कंडीशन होएगी तो, ठीक है। तो आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से ना थिकनिंग और नैरोइंग हो जाती है वेसल्स की, तो वेसल्स तो हमारी आइज़ में भी हैं, तो उस वजह से हमारी आइज़ में भी प्रॉब्लम आएगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएंगे बंदे को, उसका इरेगुलर ऑफ शुगर ब्रेक डाउन, जिसकी वजह से ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बॉडी में गलत हो जाती हैं इस सिर्फ हाई बीपी की वजह से। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि चेंजेस विद मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग, हाई बीपी की वजह से ना जो बंदा है
उसकी थिंकिंग एबिलिटी भी अफेक्ट होती है कि वो रिमेंबर टू लर्न, वो कैसे कोई चीज़ याद रख पा रहा है, उसकी मेमोरी, वो सब चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं सिर्फ एक बीपी बढ़ने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है डिमेंशिया। इसमें भी वही है कि नैरो और ब्लॉक हो जाती हैं आर्टरीज, जिसकी वजह से उनका फ्लो जो है वो ब्लड तक नहीं जा पाता, सॉरी ब्रेन तक नहीं जा पाता उनका फ्लो। इस कंडीशन को हम डिमेंशिया बोलते हैं। ये एक स्ट्रोक है जो कि इंटरप्ट करता है ब्लड फ्लो को टू द ब्रेन। इसे वेस्कुलर डिमेंशिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि हमने अब हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करना है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत नेसेसरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से ही हम उसकी बहुत सारी बॉडी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन में क्या आता है, सबसे पहले हम डाइटरी चेंजेस आते हैं। हम कोई भी चीज़ कर लें, हम आयुर्वेदा भी पढ़ेंगे ना, आयुर्वेदा तो बिलीव ही इस चीज़ पे करता है कि हम उस बंदे का आहार विहार ही सुधार दें। बट जो एलोपैथी है उसमें भी ये चीज़ बताई है कि हमने सबसे पहले तो बंदे का डाइट में चेंज करना है। उसकी उसे डैश डाइट जो है वो अडॉप्ट करनी है। डैश डाइट होती है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें हमने बंदे को फ्रूट्स खिलाने हैं, वेजिटेबल्स खिलाने हैं, ग्रेन्स खिलाने हैं, ऐसी चीज़ें खिलानी है जिसमें प्रोटीन है, लो फैट है, जैसे और हमें उसका सैचुरेटेड फैट जो है वो कम कर देना है। ठीक है, और उसकी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। ठीक है, हमने रिड्यूस कर देना है उसका सोडियम इनटेक। ठीक है ना, और इंक्रीज पोटेशियम रिच फूड्स। ठीक है, हमने उसकी अल्कोहल वगैरह ये सब बंद करा देनी है, मतलब हाँ बस बंद करा देनी है। ठीक है, फिर उसका वेट मैनेजमेंट करना है। वेट में हमने उसका मतलब उसका वेट लॉस तो होगा, क्योंकि ना 5 से 10% ऑफ बॉडी वेट जो है ना वो उसका कम होगा। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में हमने उसे एंगेज करना है कि उसे भाई एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें हमारी ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। ठीक है ना, उसके बाद हमने उससे साइकिलिंग करवानी है, हमने उससे वॉक करवानी है। ठीक है, उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी है 2 से 3 बार वीक में। ठीक है, उसके बाद हमने स्मोकिंग सिजेशन, स्मोकिंग उसकी रुकवा देनी है। स्मोकिंग वैसे अकेली उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही बीपी पे, बट उसकी वजह से जो है ना बंदे की लाइफ काफ़ी ख़राब हो रही है, उसकी वजह से हार्ट की हेल्थ ख़राब हो रही है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में जैसे कि हमने रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसे करवानी है, जैसे मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। ठीक है ना, उसकी कैफ़ीन की जो लिमिट है वो कम करवा देनी है। कैफ़ीन को हम कम करेंगे ना तो उसकी वजह से उसके बीपी में चेंजेस आएंगे, क्योंकि कैफ़ीन की वजह से क्या होता है, काफ़ी लोगों में बीपी बढ़ जाता है कैफ़ीन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकेशन। तो इसमें हम बंदे को डायूरेटिक्स देंगे, थायजाइड डायूरेटिक्स, एसी इनिबिटर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और अल्फ़ा ब्लॉकर्स और एगोनिस्ट, एल्डोस्टेरॉन, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, मेन हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या रहती हैं कि बीपी के गोल्स क्या हैं, कि बीपी जो है ना वैसे नॉर्मल तो 120/80 है, बट 130/80 भी आ रहा है तो काफ़ी अडल्ट का ऐसे आ जाता है। तो मेन टारगेट वो होता है कि हाँ हमने उससे बॉर्डर लाइन क्रॉस करने से बचाना है। ठीक है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन की जिसमें हमने बात की थी कि वो 130/140 के बीच में रह रहा है। ठीक है, ऊपर का, और नीचे का 80/90 के बीच में रह रहा है। अगर बंदे को फर्स्ट स्टेज पे आ गया ना तो उस टाइम पे हमने उसके लाइफस्टाइल चेंजेस कर देने हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसका बीपी जो है ना वहाँ से एलिवेट ना करे। और सेकंड स्टेज में हमने क्या करना है, उसका लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही है, बट उसे मेडिकेशंस भी देनी है डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके। उसे डॉक्टर पे चेकअप कराना है अगर उसकी इतनी स्टेज आ जाती है, अगर उसका बीपी 140 से ज़्यादा रहने लग गया है तो अब हमने उसे कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ देनी है, जिसमें हम उसे 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स दे रहे हैं उसके बेटर कंट्रोल के लिए, क्योंकि अब बंदे की हालत ख़राब हो गई है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम उसका मॉनिटरिंग करेंगे, जैसे आजकल घर में बीपी की मशीन्स आ गई हैं बट उनमें एरर होता है। तो हमने जो नॉर्मल स्फिग्मोमैनोमीटर होता है हमारा, जो मैनुअली जो करते हैं डॉक्टर्स, वो हमने उससे चेक करना है, उसमें बिल्कुल सही आता है, क्योंकि उसमें हमें प्रॉपर हमारी हार्ट रेट जो है ना, सिस्टोल डायस्टोल, हमें वो सब सुनाई दे रहा होता है, लब डब की साउंड। इसलिए तो हमने उससे चेक करना है, क्योंकि जो घर में आजकल मशीन्स ला देते हैं उनमें एरर होता है। सो इस वजह से बंदे को आइडिया लगता रहता है कि उसका बीपी अब कितना रहने लगा है।
जो ये बीपी चेक करना है ये एक तरह से अपनी हेल्थ के लिए सही है, क्योंकि अब बंदे को पता लगता रहेगा कि उसका बीपी कब नॉर्मल रह रहा है और कब बढ़ रहा है। इससे उसकी ऑर्गन्स की जो हेल्थ है वो भी सही रहेगी, डैमेज नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम हाइपरटेंशन का आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि हाइपरटेंशन इन आयुर्वेदा क्या है। तो बेसिकली हमें अब तक पता ही लग गया है कि आयुर्वेदा में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। वात जब प्रकोपित होता है, मतलब वात दोष जब एग्रीवेट हो जाता है, उसकी वजह से हमारे जो बाकी के 2 दोष हैं, पित्त और कफ, उनमें भी चेंजेस आते हैं, वो भी एग्रीवेट हो जाते हैं। तो बेसिकली हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है कि पहले वात एग्रीवेट हुआ, बट उसकी वजह से क्या हुआ कि पित्त भी एग्रीवेट हो गया। तो जो पित्त के एग्रीवेशन की वजह से जो सिम्टम्स आए ना, एंगर, स्ट्रेस, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ स्पाइसी, सॉल्टी, सॉर फूड, अल्कोहल, इन सब की वजह से ना जो पित्त है ना दोष, वो बहुत ज़्यादा ही प्रकोपित हो जाता है। सो इसमें सबसे पहले हम दोषिक इम्बैलेंस पढ़ेंगे कि सबसे पहले पित्त एग्रीवेट होता है, उसके बाद वात इम्बैलेंस होता है, फिर कफ इम्बैलेंस। पित्त एग्रीवेट हुआ तो उसके क्या क्या सिम्टम रहेंगे। अगर हमारी बॉडी में पित्त एग्रीवेट है ना, तो हमें गुस्सा आएगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, हम ज़्यादातर तीखा या ज़्यादा नमक वाला खाना खाएंगे। ठीक है। अल्कोहल जो पीते हैं वो ज़्यादा अल्कोहल वो पिएंगे। ठीक है। ये सब पित्त के एग्रीवेशन के सिम्टम्स हैं। अब किसी को अगर वात इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है, मतलब कि किसी को हाइपरटेंशन की ही कंडीशन है, तो उस टाइम पे अगर किसी का वात इम्बैलेंस हुआ है अगर, तो उसका इर्रेगुलर रूटीन हो जाएगा, मतलब जो वो रेगुलर कुछ करता होगा ना, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसे एंजाइटी होएगी, नींद नहीं आएगी, मेंटल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह ये सब ना चीज़ें वात की वजह से होती हैं। ठीक है। इसकी वजह से उसका इर्रेगुलर ब्लड फ्लो हो जाएगा। अब कफ इम्बैलेंस में क्या हो रहा है, उसका सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। ठीक है। वो ओवर ईटिंग कर रहा है, ऑयली फूड्स खा रहा है, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो गई है, एक्यूमुलेशन हो गया है कफ दोष का, उसे बॉडी में ब्लॉकेजेस हो गए हैं। ये सब चीज़ें कफ की रहती हैं। अब डाइटरी फैक्टर्स की हम बात करें, तो एक्सेसिव सॉल्ट जो बंदा खा रहा है, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड्स, ठीक है, रेड मीट और अल्कोहल डिसरप्ट, और इनकी वजह से जो हमारी बॉडी का बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है। डाइट में ये सब चीज़ें आ गई। अब लाइफस्टाइल में देखा जाए तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, वो बंदा कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से उसने कोई स्ट्रेस ले रखा है अपने दिमाग पे। ठीक है। अच्छे से वो रेस्ट नहीं कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है। उस वजह से भी उसे ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब टॉक्सिन्स, हम आयुर्वेदा में टॉक्सिन्स किसे बोलते हैं, बेसिकली आम दोष को। आम क्या होता है, मीन्स इनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारे स्टमक में बहुत टाइम से पड़ा हुआ रहता है और वो गल सड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें फीवर और भी पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। जिस वजह से खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा। ठीक है। उसे खट्टी डकारें आती हैं, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो कि हमारा पेट अगर सही नहीं है उस वजह से होते ही हैं बंदों को। ठीक है। तो उसकी वजह से हमें इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें बंदे को वही सेम क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत लंबे टाइम से उसने कोई स्ट्रेस ले रखा है, उसे एंगर इश्यूज़ हैं, वो अपने इमोशन को दबा के रखता है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो रही है, और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्ट हो रहा है। इस सब के सिम्टम्स हमें पता ही लग गए हैं अब। वही कि पित्त वाले बंदे को हेडेक रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी। ठीक है। अब पित्त मतलब कि अग्नि, मतलब कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट रहेगी। ठीक है। उसे बर्निंग सेंसेशन होगी आइज़ में, फ्लश्ड फेस, मतलब कि ये नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है पित्त के, ये एग्रीवेटेड सिम्टम्स है। ठीक है। ऐसी सेम वात के सिम्टम्स है, उसे एनजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, पाल्पेशंस, इरेगुलर हार्ट बीट, ये सब। फिर कफ रिलेटेड सिम्टम्स क्या होंगे कि हैवीनेस होगी उसकी बॉडी में, स्वेलिंग होएगी। ठीक है। वेट गेन होएगा उसका। सिर्फ जनरल सिम्टम्स में बंदे को थकान रहेगी, चेस्ट में पेन होएगा, उसका विजन क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है। उसे डिफिकल्टी होएगी ब्रीदिंग में, और भी सेवरल केसेस हो सकते हैं, सेवरल प्रॉब्लम्स हो सकती है बंदे को। अब नेक्स्ट हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने दोष को बैलेंस करना है। ठीक है। आम को रिड्यूस करना है और उसका डाइजेशन इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो पित्त दोष है वो एग्रीवेट हुआ है। तो सबसे पहले हम पित्त दोष को कम करने के लिए क्या करेंगे, उसे ठंडा फूड खिलाएंगे। ठंडा फूड इन द सेंस ये नहीं कि ठंडी रोटी खिला दी है, मीन्स जिनकी तासीर ठंडी है, जैसे हम उसे कुकुम्बर खिलाएंगे। ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिलाएंगे, मेलन्स खिलाएंगे, जैसे आजकल आता है मस्क मेलन, ये सब चीज़ें। ठीक है। कोकोनट वाटर पिलाएंगे, घी खिलाएंगे, और स्पाइसी फूड जो है वो अवॉइड करेंगे। ठीक है। सॉल्टी, फ्राइड, सॉर फूड्स, ये सब
जो है ना बहुत ही तीखे, बहुत ही ज़्यादा नमक वाले, ये सब खाना हमने उसे नहीं खिलाना है, ये सब अवॉइड करना है। इनकी वजह से जो पित्त दोष है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, ठीक है। अगर हम उसे स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खिला देंगे ना तो उसका पित्त दोष बढ़ जाएगा फिर से, ठीक है ना। हम तो कम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है वात दोष का इम्बैलेंस। वात दोष में क्या हो रहा है, इसमें वार्म कुक्ड मील्स जैसे सूप, हमने इस वाले में हमने बंदे को गर्म चीज़ें खिलानी है, जैसे हमने उसे गर्म सूप पिला दिया, ओट्स खिला दिए, ठीक है, रूट वाली वेजिटेबल्स खिला दी। बट हमने यहाँ पे ठंडी चीज़ें नहीं खिलानी है और ड्राई चीज़ें नहीं खिलानी है वात वाले बंदे को। कफ वाले को क्या करना है कि हमने उसे वार्म फूड खिलाना है, लाइट फूड खिलाना है, बारले मिलेट, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सब खिलाना है। और बिटर ग्रीन्स खिलाने हैं, ऑयली चीज़ें नहीं खिलानी, हैवी चीज़ें नहीं खिलानी और स्वीट वाली चीज़ें नहीं खिलानी है। जनरल गाइडलाइंस जो होती हैं, हम हाइपरटेंशन में क्या देते हैं कि हमने उस बंदे का सॉल्ट इंटेक जो है वो रिड्यूस करवाना है, ठीक है। उसके खाने में गार्लिक इंक्लूड करना है, टर्मरिक, जिंजर, इन सब की मॉडरेशन करनी है, जिसकी वजह से उसका सर्कुलेशन और उसका डाइजेशन इंप्रूव होगा। बेसिकली हम सर्कुलेशन ही इंप्रूव कर रहे हैं क्योंकि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस वजह से हमने उसे बोलना है कि भाई उसने गर्म पानी पीना है, ठीक है, हर्बल टीज पीनी है, जैसे हिबिस्कस टी होती है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ तरह की आती है, जैसे लोग अजवाइन का पानी पी लेते हैं, ठीक है, जीरे का पानी पी लेते हैं, सौंफ का पानी पी लेते हैं। सौंफ का पानी इज़ रियली बेटर फॉर हमारी गट हेल्थ, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। और हमने उसका कैफ़ीन अवॉइड करवाना है, अल्कोहल अवॉइड करनी है, प्रोसेस फूड्स हमने नहीं खाने हैं, आयुर्वेदा में ये बताया गया है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हम विहार, अब हमने पहले आहार की बात कर ली, अब हम विहार पे आते हैं। तो विहार में क्या है कि सबसे पहले हमने उसका स्ट्रेस मैनेज करना है। तो स्ट्रेस में क्या है कि हमने उसकी डेली प्रैक्टिस करानी है, मेडिटेशन करानी है, प्राणायाम करवाने हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब प्राणायाम हमने कराना है, योगा करवाना है हमने उसे, शव आसन, चाइल्ड पोज। इसकी वजह से वात और पित्त जो है वो शांत होता है। एक्सरसाइज में हमने और उसे वॉकिंग करानी है, स्विमिंग करने को बोलना है, योगा करना है 30 मिनट्स, और अवॉइड करना है ओवर एग्जर्शन, ठीक है। स्लीप रूटीन उसका सही करना है कि वो बंदा 7 से 8 घंटे की स्लीप तो डेली ले, ठीक है, जिसकी वजह से उसका वात दोष जो है वो बैलेंस होगा, क्योंकि रात को हमारा जागने से ना हमारा वात दोष बढ़ता है। तो अब हमने उसका डेली रूटीन ठीक करना है, मतलब दिनचर्या, ठीक है, जिसकी वजह से हमने उसे बोलना है कि रेगुलर अपनी बॉडी पर, रेगुलर तो नहीं बट ऑयल मसाज करनी है। कौन सा ऑयल यूज़ करना है, सीसम या ब्राह्मी ऑयल, ठीक है, जो जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम काम होता है, ठीक है। अब हम हर्बल रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो हर्बल रेमेडीज़ में जैसे अर्जुन होता है, अर्जुना जो है ये एक पेड़ होता है, अर्जुन का पेड़, ठीक है। तो इससे हम बेसिकली हम इसे बॉटनी में हम इसे टर्मिनल या अर्जुना इसका नाम बोलते हैं, बट हम इसे अर्जुन याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी हार्ट मसल्स को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अश्वगंधा, ठीक है, ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, वात को बैलेंस करता है। ब्राह्मी जो है ये हमारे माइंड को काम करती है, हमारी एनजाइटी को कम करती है, ठीक है। सरपगंधा जो है ये ट्रेडिशनली बहुत ही फेमस है, ये हमारा ब्लड प्रेशर को लो कर देता है, ठीक है। बट इसे यूज़ करना चाहिए अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। ये ऐसे ही, इनमें से भी कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है कि आपने बाज़ार से ली और खा ली। इन मेडिसिन के बारे में भी एक बार आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से पूछना है कि ये खा सकते हैं या नहीं। त्रिफला, ये इम्प्रूव करता है डाइजेशन और रिमूव करता है आम को। त्रिफला के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। पुनर्नवा जो है वो रिड्यूस करता है फ्लूइड रिटेंशन को और सपोर्ट करता है हमारी किडनीज़ को, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इसमें हमारी किडनीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, ठीक है। डोजेज में हमने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से ही एक बार बात करनी है कि पाउडर्स लेने हैं, टैबलेट्स लेनी है या डिकॉक्शंस लेने हैं, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं पंचकर्मा। इसमें हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बॉडी की। तो हम पंचकर्मा थेरेपीज़ में हम बेसिकली टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं और दोषास को बैलेंस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम विरेचन थेरेपी करवाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो पित्त है, पित्त को ठीक करने के लिए बेस्ट है विरेचन, ठीक है। इससे जो है हमारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे। फिर हम बस्ती करवाएंगे, जिसकी वजह से वात बैलेंस होगा और हमारी बॉडी की ब्लॉकेजेस क्लियर होंगी। क्षीरोधारा करवाएंगे, जिसमें हम पोरिंग वार्म ऑयल ऑन दी फोरहेड, जो थोड़ा वार्म, थोड़ा नॉर्मल सा गर्म तेल होता है वो हमारे हेड पे, फोरहेड पे जो है वो पोर करते हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस और काम द माइंड, ठीक है। नस्या में क्या हो रहा है कि हमारा जो हर्बल ऑयल्स होते हैं वो हमारे नोस्ट्रिल्स में डाले जाते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो गार्लिक हमने 1 से 2 रॉ गार्लिक क्लॉव्स जो है वो डेली खानी है, जिससे हमारा सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ये तो आम नॉर्मल आपने इधर उधर सुना भी होगा अपने आसपास कि गार्लिक खाने से हमारा सर्कुलेशन सही होता है, हमारी हार्ट की हेल्थ सही रहती है। ठीक है। कच्चा कच्चा लहसुन, कच्चा लहसुन की 1-2 कलियाँ खाने से, ठीक है। हिबिस्कस टी जो है वो ड्रिंक 1 to 2 कप डेली टू लोअर ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो वो उसे कम करने के लिए हिबिस्कस टी पी सकता है 1 से 2 कप डेली, ठीक है। आंवला जूस पिए 1 से 2 चम्मच फ्रेश आंवला जूस, ठीक है, हनी के साथ मिला के। ये हमारी हार्ट हेल्थ को सही रखता है। सिनेमन और हनी, दालचीनी और शहद को मिला के मिक्स करके गर्म पानी में डाल के डेली पिए, ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मेंटल और इमोशनल बैलेंस के लिए हमने क्या करना है, माइंडफुलनेस चीज़ें और ग्रेटिट्यूड रखना है अपना, ठीक है। और अवॉइड करना है एंगर इश्यूज़ को, ये सब थोड़ा शांत रहना है, ठीक है। कोई मतलब सामने से कुछ कह भी रहा है ना, तो भी शांत रहो, बिल्कुल शांति, ठीक है। अपना आराम से मेडिटेशन करो, सब कुछ करो, ठीक है, जिससे हमारी हेल्थ सही हो, ठीक है। प्रिकॉशंस में हमने आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से बात करनी है कि हमने क्या लेना है और क्या नहीं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में वो बता देंगे हमें कि हमने क्या लेना है, ठीक है। मॉनिटर करना है हमारे ब्लड प्रेशर को हमने डेली, ठीक है ना। डेली इन द सेंस कि जब हमें लगे कि हाँ अब चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ मेडिटेशन करो, ठीक है ना। और सर्पगंधा को ऐसे ही नहीं लेना है, मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करनी है। सो दैट्स